जब प्रेम, अहंकार और सामाजिक बंधन से टकराते हैं तो रिश्ते दरक जाते हैं। लेकिन सच्चा मिलन वहाँ होता है जहाँ दिल अपनी जिद छोड़कर अपनापन चुनता है। प्रेमचंद्र की कहानी मिलाप इसी सुलह और मानवीय संवेदनाओं की भावुक कहानी है। तो चलिए सुनते हैं कहानी मिलाप। लाला ज्ञानचंद बैठे हुए हिसाब किताब की जांच कर रहे थे कि उनके सुपुत्र बाबू नानक चंद आए और बोले, दादा, अब यहाँ पड़े पड़े जी उसत गया। आपकी आज्ञा हो तो मैं शहर को निकल जाऊँ, 1-2 महीने में लौट आऊँगा। नानकचंद बहुत सुशील और नवयुवक थे। रंग पीला, आंखों के गिर्द हल्के स्याह, कंधे झुके हुए। ज्ञानचंद ने उनकी तरफ तीखी निगाह से देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोले, क्यों, क्या यहाँ तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्पी है? ज्ञानचंद ने बेटे को सीधे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की थी, मगर सफल न हुए। उनकी डांट फटकार और समझाना बुझाना बेकार हुआ। उनकी संगति अच्छी न थी। पीने लगे और रंग रांग में डूब गए। उन्हें यह नया प्रस्ताव क्यों पसंद आने लगा, लेकिन नानकचंद उनके स्वभाव से परिचित थे। बेधड़क बोले, अब यहाँ जी नहीं लगता। कश्मीर की बहुत तारीफ सुनी है, अब वहीं जाने की सोचता हूँ। ज्ञानचंद, बेहतर है, तशरीफ़ ले जाइए। नानकचंद हंसकर, रुपए तो दिलवाइए, इस वक्त 500 रुपये सख्त ज़रूरी हैं। ज्ञानचंद, ऐसी फिजूल बातों का हमसे जिक्र मत किया करो, मैं तुमको बार बार समझा चुका हूँ। ज्ञानचंद ने हट करना शुरू किया और बूढ़े लाला इनकार करते रहे। यहाँ तक कि नानकचंद झुझलाकर बोले, अच्छा कुछ मत दीजिए, मैं यूं ही चला जाऊँगा। ज्ञानचंद ने कलेजा मजबूत करके कहा, बेशक तुम ऐसे ही हिम्मतवर हो, वहाँ भी तुम्हारे भाई बंद बैठे हुए हैं ना। नानकचंद, मुझे किसी की परवाह नहीं है, आपका रुपए आपको मुबारक हो। नानकचंद की यह चाल कभी पट नहीं पड़ी थी। अकेला लड़का था। बूढ़े लाला साहब ढीले पड़ गए। रुपया दिया, खुशामद की और उसी दिन नानकचंद कश्मीर की सैर के लिए रवाना हुए। मगर नानकचंद यहाँ से अकेले नहीं चले थे। उनकी प्रेम की बातें आज सफल हो गई थीं। पड़ोस में बाबू रामदास रहते थे। बेचारे सीधे साधे आदमी थे। सुबह दफ्तर जाते और शाम को आते। और इसी बीच नानकचंद अपने कोठे पर बैठा हुआ उनकी बेवा लड़की से मोहब्बत के इशारे किया करता। यहाँ तक कि अभागी ललिता उसके जाल में आ ही फंसी। भाग जाने के मंसूबे हुए। आधी रात का वक्त था। ललिता एक साड़ी पहने अपने चारपाई पे करवटें बदल रही थी। जेवरों को उतार के उसने एक संदूकचे में रख दिया। उसके दिल में इस वक्त तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे और कलेजा ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मगर चाहे कुछ भी हो, नानकचंद की तरफ से उसे बेवफाई का जरा भी गुमान न था। जवानी की सबसे बड़ी नेमत है मोहब्बत, और इस नेमत को पाकर ललिता अपने आप को खुशनसीब समझ रही थी। रामदास बेसुध सो रहे थे और इतने में कुंडी खड़की। ललिता चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने जेवरों का संदूकचा उठा लिया और एक बार इधर उधर हसरत भरी निगाहों से देखा और दबे पांव चौंक कर कदम उठाती दहलीज में आई हुई कुंडी खोल दी। नानकचंद उसे गले लगा लिए। बग्गी तैयार थी। दोनों उस पर जा बैठे। सुबह को रामदास उठे, ललिता न दिखी। घबराए, सारा घर छान मारा, कुछ न पता चला। बाहर की कुंडी खुली देखी, बग्गी के निशान नजर आए। सर पीट कर बैठ गए। मगर अपने दिल का दर्द किससे कहते हैं। हंसी और बदनामी का डर जबान पे मोहर लगा दिया। मशहूर किया कि वह अपने ननिहाल गई। मगर लाला ज्ञानचंद सुनते ही भाप गए कि कश्मीर की सैर के कुछ और ही मानने थे। धीरे धीरे यह बात सारे मोहल्ले में फैल गई। यहाँ तक कि बाबू रामदास ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। मोहब्बत की सरगर्मियाँ नतीजे की तरफ से बिल्कुल बेखबर होती हैं। नानकचंद जिस वक्त बग्गी में ललिता के साथ बैठा था तो उसे इसके सिवा कोई और ख्याल ना था कि वह युवती मेरे बगल में बैठी है, जिसके दिल का मैं मालिक हूँ। वह अपनी धुन में मस्त था। बदनामी का डर, कानून का खटका, जीविका के साधन, इन समस्याओं के विचार करने का उसे बिल्कुल फुर्सत नहीं था। हाँ, उसने कश्मीर का इरादा छोड़ दिया और कलकत्ते जा पहुँचा। किफ़ायत सारी का सबक तो उसने पढ़ा ही नहीं था। जो कुछ जमा जमा था उसने महीनों में ही खर्च कर दी। ललिता के गहनों पे नौबत आई, लेकिन नानकचंद में इतनी शराफत बाकी थी। दिल मजबूत करके उसने बाप को खत लिखा, मोहब्बत को गालियाँ दी और विश्वास दिलाया कि अब आपके पैर चूमने का जी कर रहा है, कुछ खर्चे भेज दीजिए। लाला साहब ने खत पढ़ा।
तस्कीन हो गई कि चलो जिंदा है, खैरियत से है। धूमधाम से सत्यनारायण की कथा सुनी, रुपए रवाने कर दिए। लेकिन जवाब में लिखा, जो कुछ तुम्हारी किस्मत में था वह हुआ। अभी इधर आने का इरादा मत करो, बहुत बदनाम हो रहे हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी बिरादरी से नाता तोड़ना पड़ा। इस तूफान को उतर जाने दो, तुम्हें खर्चे की तकलीफ ना होगी। मगर इस औरत की बाँह पकड़ी है तो उसका निबाह करना, उसे अपनी व्याहता स्त्री समझो। नानक चंद के दिल से चिंता का बोझ उतर गया। बनारस से महावर वजीफ़ा मिलने लगा। इधर ललिता की कोशिश ने भी कुछ दिल को खींचा और गो शराब की लत टूट गई। हफ्ते में 2 दिन जरूर थिएटर देखने जाते, तो भी तबीयत में स्थिरता और कुछ संयम आ ही गया था। इस तरह कलकत्ते में उसने 3 साल काटे। इसी बीच में एक प्यारी सी लड़की के बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसका नाम उसने कमला रखा। तीसरा साल गुजरा था कि नानक चंद के उस शांतिमय जीवन में हलचल पैदा हुई। लाला ज्ञानचंद का 50वां साल था, जो हिंदुस्तानी रईसों की प्राकृतिक आयु है। उनका स्वर्गवास हो गया और ज्यों ही ये खबर नानक चंद को मिली, वह ललिता के पास जाकर चीखे मार मार कर रोने लगा। जिंदगी में नए नए मसले उनके सामने आए। इस 3 साल की संभली हुई जिंदगी ने उनके दिल से सौदेपन और नशेबाजी के ख्याल को बहुत दूर कर दिया था। उसे अब नई फिक्र सवार हो गई थी कि चलकर बनारस अपने जायदाद का कुछ इंतजाम किया जाए, वरना सारा कारोबार धूल में मिल जाएगा। लेकिन ललिता का क्या करूं? अगर उसे वहां लिए चलता हूं तो 3 साल पुरानी घटनाएं ताज़ी हो जाएंगी और फिर एक हलचल पैदा होगी जो मुझे हुक्काम और हमजोलहा में जलील कर देगी। इसके अलावा उसे अब कानूनी औलाद की भी ज़रूरत नज़र आने लगी। यह हो सकता था कि वह ललिता को अपनी व्याहता स्त्री मशहूर कर देता, लेकिन इस आम ख्याल को दूर करना असंभव था कि उसने उसे भगाया है। ललिता से नानक चंद को अब वह मोहब्बत नहीं थी जिसमें दर्द होता है और बेचैनी होती है। वह अब एक साधारण पति था, जो गले में पड़े हुए ढोल को पीटना ही अपना धर्म समझता है, जिसे बीवी की मोहब्बत उसी वक्त याद आती है जब वह बीमार होती है। और इसमें अचरज की कोई बात नहीं है कि अगर ज़िंदगी की नई नई उमंगों ने उसे उकसाना शुरू किया, मसूबे पैदा होने लगे जिनका दौलत और बड़े लोगों से मेल जोल का संबंध है। मानव भावनाओं की यही साधारण दशा है। नानक चंद अब मजबूत इरादे के साथ सोचने लगे कि यहाँ से क्यों कर भागूं। अगर लजाजत लेकर जाता हूँ तो 2-4 दिन में ही सारा पर्दाफाश हो जाएगा। अगर हिला किए जाता हूँ तो तीसरे दिन ही ललिता बनारस में मेरे सर पे सवार होगी। ऐसी कोई तरकीब निकालूं कि इन संभावनाओं से मुक्ति मिले। सोचते सोचते उन्हें आखिर एक तरकीब सूझी। वह एक दिन शाम को दरिया के सैर के बहाना करके चला और रात को घर न आया। दूसरे दिन सुबह एक चौकीदार ललिता के पास आया और उसे थाने ले गया। ललिता हैरान थी कि क्या माजरा है। दिल में तरह तरह की दुश्चिंताएं पैदा हो रही थीं। वहाँ जाकर जो कैफियत देखी तो दुनिया आंखों से अंधेरी हो गई। नानक चंद के कपड़े खून से तरबतर पड़े थे। वहीं एक सुनहरी घड़ी और एक खूबसूरत छतरी, वही रेशमी साफा, सब वहाँ मौजूद था। जेब में उनके नाम के छपे हुए कार्ड थे। कोई संदेह न रहा कि नानक चंद को किसी ने कत्ल कर डाला। 2-3 हफ्ते तक थाने में तहकीकात होती रही और आखिरकार खूनी का पता चल गया। पुलिस के अफसर को बड़े बड़े इनाम मिले। इसको जासूसी का एक बड़ा आश्चर्य समझा गया। खूनी ने प्रेम की प्रतिद्वंद्विता के जोश में यह काम किया, मगर इधर तो गरीब बेगुनाह खूनी सूली पर चढ़ा हुआ था और वहाँ बनारस में नानक चंद की शादी रचाई जा रही थी। लाला नानक चंद की शादी एक रईस घराने में हुई और तब धीरे धीरे फिर वही पुराने उठने बैठने वाले आने वाले शुरू किए। फिर वही मंजिली से जमी और फिर वही सागरों मीना का दौर चलने लगा। संयम का कमज़ोर आहता इन विषय वासना के बटमारों को रोक न सका। हाँ, अब इस पीने पिलाने में कुछ पर्दा रखा जाता है और ऊपर से थोड़ी सी गंभीरता बनाई रखी जाती है। साल भर इसी बहार में गुजरा। नई नवेली बहू कूड़ कूड़ कर मर गई। तपेदिक ने उसका काम तमाम कर दिया। तब दूसरी शादी हुई, मगर इस बार स्त्री में नानक चंद की सौंदर्य प्रेमी आँखों के लिए कोई आकर्षण न था। इसका भी वही हाल हुआ। कभी बिना रोए कौर मुँह में नहीं दिया। 3 साल में चल बसी। तब तीसरी शादी हुई। यह औरत बहुत सुंदर थी। अच्छी आभूषणों से सुशोभित उसने नानक चंद के दिल में जगह कर ली। एक बच्चा भी पैदा हुआ था
और नानक चंद का गृहस्थिक आनंद से परिचय होने लगा। दुनिया के सारे रिश्ते नाते अपनी तरफ खींचने लगे, मगर प्लेग ने सारे मंसूबों को धूल में मिला दिया। प्रति प्राण स्त्री मर गई। 3 बरस का प्यारा लड़का हाथ से गया और दिल पर ऐसा दाग छोड़ गया जिसका कोई मरहम न था। उच्च श्रृंखलता भी चली गई, अय्यासी का भी खात्मा हुआ। दिल पर रंजो गम छा गया और तबीयत संसार से विरक्त हो गई। जीवन की कुछ दुर्घटनाओं में अक्सर बड़े महत्व के नैतिक पहलू छिपे रहते हैं। इन साइमों ने नानक चंद के दिल में मरे हुए इंसान को भी जगा दिया। जब वह निराश और यातनापूर्ण अकेलेपन में पड़ा हुआ है तो इन घटनाओं को याद करता है, उसका दिल रोने लगता है और ऐसा मालूम होता है कि ईश्वर ने उसे पापों की सज़ा दी है। धीरे धीरे उसके दिल में यह ख्याल और मजबूत हो गया, उफ़, मैंने उस मासूम औरत पे कैसा जुल्म किया, कैसी बेरहमी की, यह उसी का दंड है। यह सोचते सोचते ललिता का मायूस तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ा हो गया और प्यारी मुखड़े वाली कमला अपने मरे हुए सौतेले भाई के साथ उसकी तरफ प्यार से दौड़ती हुई दिखाई देती। इस लंबी अवधि में नानक चंद को ललिता की याद तो कई बार आई थी, मगर भोग विलास, पीने पिलाने और उन कैफियत ने कभी उस ख्याल को जमने नहीं दिया। एक धुंधला सा सपना दिखाई दिया और बिखर गया। मालूम नहीं दोनों मर गईं या जिंदा हैं। अफसोस, ऐसी बेकसी की हालत में छोड़कर मैंने उनकी सुध तक न ली। उस नेकामी पर धिक्कार है जिसके लिए ऐसी निर्दयता की कीमत देनी पड़ी। यह ख्याल उसके दिल में बुरी तरह बैठा। वह उसी रोज़ कोलकाता के लिए रवाना हो गया। सुबह का वक्त था। वह कलकत्ते पहुंचा और अपने उसी पुराने घर को चला। सारा शहर कुछ और हो गया था। बहुत तलाश के बाद उसे अपना पुराना घर नजर आया। उसके दिल में ज़ोर से धड़कन होने लगी और भावनाओं की हलचल पैदा हो गई। उसने एक पड़ोसी से पूछा, इस मकान में कौन रहता है? बूढ़ा बंगाली था। वह बोला, हम नहीं कह सकते कौन है कौन नहीं। इतना बड़ा मुल्क है, कौन किसको जानता है। हाँ, एक लड़की है, उसकी बूढ़ी माँ, 2 औरत रहता है यहाँ। विधवा है, कपड़े की सिलाई करता है। जब से उसका आदमी मर गया है तब से यहीं काम करके पेट पालता है। इतने में दरवाज़ा खुला और एक 13-14 साल की सुंदर सी लड़की किताब लिए हुए बाहर निकली। नानक चंद पहचान गया कि यह कमला है। उसकी आंखों से आंसू उमड़ गए। बेख्तियार जी चाहता था कि उस लड़की को छाती से लगा ले। कुबेर की दौलत मिल गई। आवाज़ को संभाला, बोला, बेटी, जाकर अपनी अम्मा से कह दो कि बनारस से एक आदमी आया है। लड़की अंदर चली गई और थोड़ी देर में ललिता दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पे घूंघट था और वो सौंदर्य की ताजगी न थी, मगर आकर्षण अब भी था। नानक चंद ने उसे देखा और एक ठंडी सांस ली। पतिव्रत और धैर्य और निराश की सजीव मूर्ति सामने खड़ी थी। उसने बहुत जोर लगाया, मगर जब्त ना हो सका। बरबस रोने लगा। ललिता ने घूंघट की आड़ से उसे देखा और आश्चर्य के सागर में डूब गई। वह चित्र जो हृदय पट पे अंकित था और जो जीवन के अल्पकालिक आनंदों की याद दिलाता रहता था, जो सपने में भी सामने आकर कभी खुशी के गीत सुनाता था तो कभी रंजोगम के तीर चुभाता था, इस वक्त सजीव सचल सामने खड़ा है। ललिता पे बेहोशी सी छा गई। कुछ वही हालात जो आदमी को सपने में होती है। वह व्यग्र होकर नानक चंद की तरफ बढ़ी और रोती हुई बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मुझे अकेले किस पर छोड़ दिया। मुझसे अब यहाँ नहीं रहा जाता। ललिता को इस बात की जरा भी चेतना नहीं थी कि वह उस व्यक्ति के सामने खड़ी है जो मर चुका है, वरना शायद वह चीखकर भागती। उस पर एक सपने सी हालत छाई हुई थी, मगर जब नानक चंद ने उसे सीने से लगाकर कहा, ललिता, अब तुमको अकेले न रहना पड़ेगा, तुम्हें इन आँखों की पुतली बनाकर रखूँगा। मैं अब तुम्हारे पास आ गया हूँ। मैं अब तक नरक में था, अब तुम्हारे साथ स्वर्ग का सुख भोगूंगा। इतने में ललिता चौकी और छिटककर अलग हटती हुई बोली, आंखों को तो यकीन आ गया पर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे यह सपना हो। इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त होती है। रिश्तों की असली ताकत जीत या हार में नहीं, बल्कि टूटे दिलों को जोड़ने में है। मिलाप हमें सिखाती है कि माफ़ी और अपनापन हर दूरी को मिटा देती है।